सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर, जो फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन देखो, जब हम लोग एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट दोनों को मिक्स करेंगे और यदि ये होमोजीनस मिक्सचर होगा, मतलब जब हम लोग मिक्स करने के बाद ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि कहाँ पर बाउंड्री लाइन है, कहाँ पे सेपरेशन लाइन है, so such type of homogeneous mixture is called solution. So all the solution is a mixture, but all mixture is not solution. मिक्सचर जो है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर भी हो सकता है, जैसे सपोज वाटर है और वाटर में हम पेट्रोल मिक्स करते हैं या केरोसिन ऑयल मिक्स करते हैं या सिलिका मिक्स करते हैं, सैंड बालू, तो उसमें क्या होता है, बाउंड्री लाइन सेपरेशन लाइन साफ साफ दिखता है। तो हम लोग डिफाइन करेंगे कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस, दैट इज बाइनरी मिक्सचर in which one is present in large excess called solvent and their mole is higher and other is called solute. देखो, केमिस्ट्री के टर्म में आपको ये देखना है कि यदि किसी चीज का मास ग्रेटर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सॉल्वेंट है। केमिस्ट्री के टर्म में हमें मोल देखना है कि किसका मोल ग्रेटर है। जिसका मोल ग्रेटर होगा वो सॉल्वेंट है। तो हम लोग इसको सॉल्वेंट को क्या कहते हैं, इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर एंड इफ देयर इज नो बाउंड्री लाइन, देयर इज नो सेपरेशन लाइन, सो सच टाइप ऑफ होमोजेनस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या होता है कि सॉल्यूशन जो है, मेनली जब हम सॉल्यूशन टर्म यूज करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज आता है। एक तो सॉल्वेंट जो है वो वाटर होगा या कोई लिक्विड होगा, और दूसरा जो सॉल्यूट है वो या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। ऐसे सॉल्यूशन जो है वो टोटल 9 टाइप्स का होता है, जिसमें कि हम लोग वन बाय वन किसी भी मिक्सचर में सॉल्वेंट और सॉल्यूट को होमोजेनस मिक्सचर में हम मिक्स कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि हम लोग इसमें ये कंसीडर करते हैं कि सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, तो सॉल्वेंट यदि लिक्विड है, देखो सॉल्वेंट यदि लिक्विड है, इफ सॉल्वेंट इज अ लिक्विड, तो सॉल्वेंट जब लिक्विड होगा तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ सॉल्वेंट इज लिक्विड, तो इसमें आप लिक्विड डिजॉल्व कर सकते हो, है ना, और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व सॉलिड डिजॉल्व कर सकते हैं और गैस डिजॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से जब सॉल्वेंट गैस होगा या सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो हम लोग अकॉर्डिंगली उसको डिजॉल्व करेंगे। तो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है और इसमें लिक्विड में हम सॉलिड डिजॉल्व कर सकते हैं, गैस डिजॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड डिजॉल्व कर सकते हैं। ये 3 तरीके का हो गया सॉल्यूशन। दूसरा ये गैस है, तो गैस में गैस डिजॉल्व कर सकते हैं, सॉलिड डिजॉल्व कर सकते हैं एंड लिक्विड डिजॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से सॉलिड है, तो सॉलिड में सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन जो है ये टोटल 9 टाइप्स का होता है। लेकिन मेनली जो हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, जैसे मान लो कोई सॉल्वेंट वाटर है, डे टू डे लाइफ में जैसे वाटर है उसमें हम लोग डालते हैं ग्लूकोज या वो उसमें डालते हैं NaCl, तो जो सॉल्यूट है वो क्या है, सॉलिड है। या दूसरा जैसे लिक्विड है, वाटर है और उसमें डालते हैं हम लोग इथेनॉल, तो इथेनॉल डालते हैं तो ये क्या हुआ, लिक्विड इन लिक्विड हुआ। और तीसरा है जो हम लोग कार्बोनेटेड वाटर यूज़ करते हैं, जैसे सपोज जो हम लोग यूज़ करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक या एरिएटेड वाटर जो होता है, तो उसमें वाटर में जो है वो CO2 डिजॉल्व करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से मेनली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। लिक्विड सॉल्वेंट होगा और जो सॉल्यूट होगा वो हमारा
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होगा। तो मोस्टली तो अब सबसे पहला काम ये है समझना हमको, ये है कि जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, जनरली जो फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जनरली जब हम कोई लिक्विड है और लिक्विड में कोई सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, तो हम पहले ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। यदि डिसॉल्व होगा और यदि वो होमोजेनस मिक्सचर बनाएगा, डिसॉल्व होगा तो ऑब्वियसली वो होमोजेनस मिक्सचर बनाएगा और उसी को कहेंगे हम लोग सॉल्यूशन। तो देखो ये मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, जो पूरे केमिस्ट्री में ये प्रिंसिपल जो है वो यूज होगा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डिसॉल्यूशन। कि आप कैसे डिसाइड करोगे और इस हेल्प से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और सॉल्यूशन चैप्टर में भी जो है जो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि किसी भी सॉल्वेंट में कोई पर्टिकुलर सॉल्यूट डिसॉल्व होता या नहीं होता, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डिसॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसॉल्यूशन फर्स्ट इज कॉल्ड लाइक डिसॉल्व्स लाइक। Like dissolves like. Like dissolves like means if both solute and solvent, if both solute and solvent is of same type. Same type means that is if both are polar or both are non-polar, then they are soluble in each other. जैसे देखो वाटर NaCl एक दूसरे में डिसॉल्व होता है, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर लिक्विड है। कैसा लिक्विड है, पोलर सॉल्वेंट है। और NaCl जो है वो क्या है, NaCl जो है ये सॉलिड है। और कैसा है ये पोलर है। पोलर क्यों है, क्योंकि ये Na+ और Cl- में ब्रेक होता है। सो लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जैसे ये क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म इज सॉल्युबल इन CCl4। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये क्लोरोफॉर्म सॉल्युबल है, लेकिन क्लोरोफॉर्म को जब वाटर में डालते हैं तो क्लोरोफॉर्म इज इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों, ये लाइक डिसॉल्व्स लाइक है, ये लाइक डिसॉल्व्स लाइक है। क्लोरोफॉर्म को जब वाटर में डालते हैं तो ये पोलर सॉल्वेंट है, ये नॉन पोलर है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब जैसे कोई स्टूडेंट ये पूछता है कि सर इथेनॉल जो है, इथेनॉल तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो फिर वाटर के अंदर इथेनॉल डिसॉल्व क्यों होता। या जैसे एसिटिक एसिड है या इथिलीन ग्लाइकॉल है, तो बहुत सारे कंपाउंड हैं जो वाटर में डिसॉल्व होता है। तो फिर हम लोग वहां सेकेंड प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल नंबर 2। प्रिंसिपल नंबर 2 क्या है, ये है कि इफ अ कंपाउंड फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड with water molecule, then that compound is soluble in water. That compound is soluble in water. That compound is soluble in water. और हाइड्रोजन बॉन्ड केवल 3 एलिमेंट बनाता है, FON फोन। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड केवल 3 एलिमेंट ही बनाता है, FON फोन। फोन फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो याद रखने का तरीका है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 होती है, ऑक्सीजन 3.5 है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें यदि इस 3 में से कोई एलिमेंट प्रेजेंट है और वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इट मीन्स इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो ये प्रिंसिपल है, ये कंसेप्ट है, ये पूरे केमिस्ट्री में अप्लाई होता है। अब जैसे मान लो एक छोटा सा आपको मैं सिंपल सा प्रॉब्लम पूछता हूँ, इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो डिस्कस हो जाएंगे। जैसे मान लो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में
ये दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, विच इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ऑब्वियसली वन चॉइस करेक्ट है। चॉइस दिया हुआ है फर्स्ट नंबर NaCl, सेकेंड नंबर दिया हुआ है C2H5OH, तीसरा दिया हुआ है आपको NH4Cl और डी दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव मीन्स ऑल आर इक्वली सॉल्युबल, ऑल आर इक्वली सॉल्युबल। अब देखो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो जवाब देते हैं, स्टूडेंट बोलता है कि सर NaCl ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो NaCl ज़्यादा सॉल्युबल क्यों होगा? तो ये वाटर है और ये NaCl है। लेकिन आपको ये देखना है, कोई दूसरा बच्चा बोलता है कि सर ये तो इथेनॉल है, इथेनॉल जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। क्योंकि देखो NaCl जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। दूसरा इथेनॉल जो है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन NH4Cl में क्या है कि ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है और NH4Cl आयनिक भी होता है, पोलर होता है। इट मीन्स इट फॉलोज बोथ द प्रिंसिपल, लाइक डिजॉल्व्स लाइक एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब देखो जैसे हम लोगों ने देखा कि भाई सॉल्यूशन कहते किसको है, सॉल्यूशन बनता कैसे है, और फिर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी सॉल्यूट वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल है या नहीं है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डिसोल्यूशन है। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम इसका डिस्कस करेंगे ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को, मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का कितना मोल्स प्रेजेंट है, किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो स्ट्रेंथ को हम लोग दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय टू डिफरेंट मेथड। वन इज कॉल्ड फिजिकल मेथड एंड वन इज कॉल्ड केमिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में हम लोग डिस्कस करते हैं, ये होता है फर्स्ट है परसेंटेज वेट बाय वेट, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों आपको वेट के टर्म में दिया होगा। दूसरा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और तीसरा है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो मैं एनसीईआरटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा, उसमें ये सब चीज़ें क्लियर होगी। और जैसा कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ये तो सिंपल परसेंट, मतलब 100 में कितना है। यदि दोनों चीज़ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ग्राम में दिया हुआ है तो इसका मतलब ये परसेंटेज वेट बाय वेट कंपोजिशन है। यदि एक चीज़ वेट में दिया हुआ और दूसरा वॉल्यूम में दिया हुआ है, मतलब एक ग्राम में दूसरा वॉल्यूम में है, तो इसका मतलब ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है। और दूसरा थर्ड केस में यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ml के टर्म में दिया हुआ है तो इसका मतलब ये परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। मेन चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल मेथड में, तो ये है हमारा मोलैरिटी, मोलैरिटी। दूसरा है मोलैलिटी और तीसरा है ये है मोल फ्रैक्शन। तो देखो ये क्योंकि अभी हम लोग पूरा का पूरा चीज़ जो है वो फोकस कर रहे हैं बोर्ड के ऊपर, 12th बोर्ड पे, और यही सब सारे कंसेप्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लगते हैं। जैसे अभी इसमें मैं नॉर्मलिटी को डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि नॉर्मलिटी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आईटी मेंस के लिए, एडवांस के लिए या नीट के लिए यूज होता है। इस तीन का जो है, जैसे मोलैरिटी है, इसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलैलिटी स्मॉल m से, और ये मोल फ्रैक्शन x2 से। तो मोलैरिटी का कंसेप्ट जो है वो यूज होगा ज़्यादातर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। मोलैलिटी का यूज होता है सॉल्यूशन चैप्टर में जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालेंगे, और मोल फ्रैक्शन का भी यूज होगा जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का,
या रॉल्स लॉ का या हेनरीज लॉ का, तो वहाँ 1 बाय 1 हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं इसी 3 चीज़ को समझाता हूँ आपको, और बोर्ड में डायरेक्ट प्रॉब्लम भी इससे पूछता है 3 मार्क्स का या कभी कभी 2 मार्क्स का भी। तो देखो, अब जैसे ये 3 जो है यही मेन है, और फिर साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे कि मास फ्रैक्शन क्या होता है और पीपीएम पार्ट पर मिलियन क्या होता है। पार्ट पर मिलियन, इसको कहते हैं हम लोग पीपीएम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कोई भी प्रॉब्लम जब दिया हुआ है तो वहाँ हम लोग क्लियरली लिखेंगे कि वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट का मोलर मास कितना है और सॉल्यूट का मोलर मास कितना है। तो जैसा कि आपको पता है कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट ये सॉल्यूशन बनाता है। तो हम लोग अपने साइन कन्वेंशन के लिए जब कहीं 2 यूज करेंगे, जैसे सपोज मैंने मान लो लिखा कि W2, तो इसको समझना है आपको कि वेट ऑफ सॉल्यूट है। ऐसे आप फ्री है, कुछ भी ले सकते हो, कहीं किसी बुक में X लिया हुआ है, कोई स्टूडेंट A लेता है, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग एक समय में तो एक ही चीज़ लेंगे ना, तो इसलिए हम इसको 2 कंसीडर करते हैं। और जब हम 0 या 1 यूज करेंगे तो इसका मतलब ये जो है सॉल्वेंट को डिनोट करेगा, और जब कोई सिंबल यूज नहीं करेंगे तो ये सॉल्यूशन को डिनोट करेगा। अब जैसे मान लो आप इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जैसे सपोज इसमें हमने लिखा मोलैरिटी W2 इज इक्वल टू M इज इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई V इज इन ml। ये मैंने एक लाइन का फॉर्मूला लिख दिया। अब जैसे बच्चों को, तो जैसे मैं पूछता हूँ कि मोलैरिटी क्या है, तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे जवाब देते हैं कि मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो 100% डेफिनेशन सही है, लेकिन आपको इसको समझना है। एक तो होता है कि हमें याद है, लेकिन दूसरा है कि हम उस चीज़ को समझ रहे हैं। तो बहुत बच्चा क्या करता है, पहले मोल निकालता है, फिर पर लीटर निकालता है, फिर उसको डिवाइड करता है, बीच में कहीं मिस्टेक हो गया तो प्रॉब्लम का आंसर गलत हो गया। तो आपको क्या करना है कि पहले जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, तो कोई भी प्रॉब्लम में, जैसे प्रॉब्लम को तो मैं अलग से टैकल करूंगा ही, एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का या इन टेक्स्ट का। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम दिया हुआ है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो दिया हुआ है उसमें वो लिखना है कि गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग यहाँ लिख लेंगे W2 इज इक्वल टू जितना दिया हुआ आपको, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ लिखोगे आप M2 इज इक्वल टू जितना प्रॉब्लम में दिया हुआ है, और V जो है इसमें देखो कोई सिंबल नहीं है, V मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो इससे हम लोग मोलैरिटी निकाल लेंगे। कैपिटल M में भी 1 या 2 कुछ दिया हुआ नहीं है, या 0 भी नहीं है। 0 या 1 होगा तो सॉल्वेंट को डिनोट करेगा, 2 होगा तो सॉल्यूट को, और कोई सिंबल नहीं है तो सॉल्यूशन को। इसी को आप ट्राई करो। ऐसे आप यू आर टोटली फ्री टू टेक एनी नोटेशन वट एवर यू वांट, A B X Y कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग 1 और 2 ले रहे हैं। और यहाँ देखो ये चीज क्या है, यहाँ वॉल्यूम टर्म है। तो कई बार प्रॉब्लम में क्या होता है, वॉल्यूम दिया हुआ नहीं रहता, मास दिया हुआ रहता है, मास ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा और डेंसिटी दिया हुआ रहेगा प्रॉब्लम में। तो इसको हम लोग वॉल्यूम M इज इक्वल टू लिख सकते हैं W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई मास, और डेंसिटी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम के जगह पे हमने मास और डेंसिटी लिख दिया। मास किसका, सॉल्यूशन का, डेंसिटी किसका, सॉल्यूशन का, क्योंकि वॉल्यूम किसका था, सॉल्यूशन का। तो ये जो मोलैरिटी है, चूंकि यहाँ वॉल्यूम है इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर यदि चेंज होगा
तो मोलैरिटी की वैल्यू चेंज होती है। तो इसमें कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है, कौन सा जो कंसंट्रेशन टर्म है वो डिपेंड करेगा, तो ये मोलैरिटी डिपेंड करता है। तो जब प्रॉब्लम डेंसिटी के टर्म में होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना और डायरेक्ट देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बिल्कुल थंब रूल है। जो जो डेटा दिया हुआ है, जो जो उसमें गिवन टर्म है वो लिख दो आप, और फाइनल जो कैलकुलेशन में जो टर्म हमें निकालना है उसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और लास्ट स्टेप में फॉर्मूला लिखने के बाद फिर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। जैसे मान लो कुछ देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, उसमें मोलैरिटी दिया हुआ और हमें W2 निकालना होता फॉर एग्जांपल, तो हम लोग W2 के टर्म में इक्वेशन को लिखेंगे m इंटू M2 इंटू M अपॉन 1000 इंटू D। यहाँ फिर हम लोग लिख देंगे W इज वेट ऑफ सॉल्यूट, M जो है ये मोलैरिटी है, M2 जो है मोलर मास है, और ये M जो है मास ऑफ सॉल्यूशन है क्योंकि ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, और 1000 से इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। और फिर लास्ट स्टेप में आप न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखना। मैं बताऊंगा प्रॉब्लम जब हम लोग लेंगे, अभी कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। ये हो गया आपका मोलैरिटी। दूसरा जैसे है मोलैलिटी, हाउ टू फाइंड आउट द मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को हम लोग लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी आप लिखोगे W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1 इन ग्राम। यहाँ आप लिख सकते हो ऐसे वेयर W2 इज वेट ऑफ सॉल्यूट। एग्जाम में तो जरूर लिख देना आप, क्योंकि एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, M2 क्या है, W2 क्या है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मार्क्स इसी चीज का तो लिखता है एग्जाम, जो ये रिटन एग्जाम है, इट इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ डू यू कम्युनिकेट। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, और M निकल जाएगा आपका। M निकालोगे तो M किसका निकलेगा, ये मोलैलिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। अब थर्ड है हमारा मोल फ्रैक्शन। अब जैसे देखो नाम से पता चल रहा है हमें कि ये टर्म क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे हम। तो देखो ये क्या है, ये फ्रैक्शन है मोल का। फ्रैक्शन कोई भी चीज जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है P/Q के फॉर्म में, जैसे 5/7 है, 9/2 है, कुछ भी है, 13/5 है, 18/4 है, कुछ भी है। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उसके रेशियो को कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन किसका है, मोल का फ्रैक्शन है। मोल का फ्रैक्शन है मतलब जिसका आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, इसको हम लोग जनरली x2 से डिनोट करते हैं। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल ऑफ द सिस्टम। मतलब जो भी उसमें कंटेनर के अंदर जो भी सॉल्यूट सॉल्वेंट प्रेजेंट है, दोनों के इंडिविजुअल मोल को ऐड कर देंगे। अब जैसे सॉल्वेंट का निकालना है N1 बाई N1 प्लस N2। नंबर ऑफ मोल्स तो पता है आपको, ये होता है वेट बाय मोलर मास, है ना, वेट बाय मोलर मास सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। इसमें हो जाएगा मोलर मास वेट W2 बाय M2, और ये हो गया W1 बाय M1 प्लस W2 बाय M2। ये टोटल जो है हम लोग इसको, यदि प्रॉब्लम के अंदर वेट और मोलर मास दिया हुआ है और यदि मोलर मास नहीं भी है तो कंपाउंड का नाम है तो उसके वेट को ऐड कर देंगे तो मोलर मास आ जाएगा, है ना। और दूसरा चीज आप याद रखना कि टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सिस्टम x1 प्लस x2 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, क्योंकि जब आप इसको ऐड करोगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। एलसीएम सेम है, N1 प्लस N2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन जो है वो इंडिविजुअल मास बाय टोटल मास है। तो इसमें कुछ मतलब ऐसा कुछ समझने का कॉन्सेप्ट तो है नहीं। यदि मान लो आपको मास फ्रैक्शन निकालना है तो मास फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा इंडिविजुअल मास, जिसका भी निकालना है।
जैसे सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट का अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। और एक होता है पार्ट पर मिलियन। देखो कभी कभी क्या होता है कि सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो इतना कम होता है कि वो 1000 में हम लोग नहीं निकाल सकते। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट का जो प्रेजेंस है यदि 100 में निकालते हैं तो उसको परसेंट कहते हैं, यदि 1000 में निकालते हैं तो मोलैलिटी कहते हैं, और यदि मिलियन पर मिलियन निकालते हैं, जैसे सपोज जो पॉल्यूशन होता है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है या जो भी पॉइजनस जो सब्सटेंस है वो जो एयर में स्मॉल पार्टिकल होता है उसका, तो 1000 में यदि होगा तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, उतना हाई कंसंट्रेशन होती नहीं, तो इसलिए उसको पार्ट पर मिलियन के टर्म में निकालते हैं, ppm कहते हैं इसको हम। तो उसमें क्या होता है, वेट जो भी है सॉल्यूट का, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶, मतलब पर मिलियन कितना है, ऐसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन जो है आइडियल और नॉन आइडियल होता है, क्योंकि अभी जो हम लोग का जो नॉर्मल पैटर्न है कंसेप्ट डिस्कस करने का, तो हम लोग पहले कंसेप्चुअल पार्ट को डिस्कस करते हैं और फिर न्यूमेरिकल पार्ट लेते हैं ताकि आप उसका अप्लाई करना सीखोगे। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे हमने कोई भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया, किसी को भी, जैसे इसको मान लो हमने सॉल्वेंट मान लिया, इसको सॉल्यूट मान लिया और इससे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया। तो सॉल्वेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉल्यूट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जो सॉल्यूशन बना इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन के केस में जब सॉल्वेंट सॉल्यूट को मिक्स करते हैं हम लोग, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसका ये बराबर होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सेम। दूसरा होता है इसमें डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब 50 ml को 50 ml के साथ मिक्स करोगे आप तो 100 ml होगा, उसमें ना तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। थर्ड होता है इसका डेल एच मिक्सिंग, 0 होता है, मतलब प्रोसेस इज नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, ना तो हीट इवॉल्व होती है ना एब्जॉर्ब होती है। और फोर्थ होता है इट ओबेज रॉल्स लॉ, ये रॉल्ट लॉ को फॉलो करता है। रॉल्ट लॉ को जस्ट इसके बाद हम लोग रॉल्स लॉ को डिस्कस करेंगे और फिर मैं उसी में एक लाइन में समझा दूंगा कि पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन क्या होता है और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। और ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ए का, इट इज नॉट इक्वल टू बी एंड दैट इज नॉट इक्वल टू ए बी। मतलब जैसे ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है और सॉल्यूशन है, तो इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफरेंट। और इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, मतलब जैसे आप 50 ml को 50 ml के साथ मिक्स करोगे, जैसे 50 ml ऑफ A2 प्लस 50 ml ऑफ B2, 50 ml ऑफ B2, ये नॉट 100 ml, 100 ml नहीं होगा, या तो ग्रेटर देन 100 ml हो जाएगा या स्मॉलर देन 100 ml होगा, मतलब वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। तो ये वॉल्यूम के टर्म में ये मैथमेटिकल एडिशन नहीं है, वॉल्यूम किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। दो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स किए और सॉल्यूशन का यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया तो मॉलिक्यूल क्या होगा, दूर रहेगा तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। और जब सॉल्वेंट सॉल्यूट को मिलाया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग हो गया इंडिविजुअल से, तो मॉलिक्यूल क्लोज आ जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो वॉल्यूम कम हो जाएगी।
और थर्ड है इसका कि इसका जो डेल एच मिक्सिंग है, डेल एच मिक्सिंग इसका ग्रेट इट इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स प्रोसेस इज ईदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये तो डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि कभी आप जो एसिड है जो हम लोग यूज़ करते हैं क्लीनिंग पर्पस के लिए, तो यदि मान लो आप ग्लास में वाटर है और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए, मतलब जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उसमें जो नॉर्मल वीक एसिड है, तो कंटेनर जो है वो उसका सरफेस जो है वो हॉट हो जाता है, मतलब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। उसी तरह से कुछ जैसे अल्कोहल है उसमें वाटर डालते हैं तो इसे स्लाइटली कूल, तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होता है। एंड इट डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है। इट डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ ओबे नहीं करेगा। तो अब फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये रॉल्स लॉ क्या होता है। इसका स्टेटमेंट मैं लिखता हूं और फिर समझाऊंगा आपको कि रॉल्स लॉ होता क्या है। तो अब हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या कहता है कि इन ए सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट at a given temperature is equal to mole fraction of that component in a solution is multiplied by the vapor pressure of that component in the pure state. So P1 is directly proportional to X1. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा P1 is equal to P01 into X1। और यदि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही वोलाटाइल है तो इसका जो ये केवल वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए एप्लीकेबल है। और यदि सॉल्वेंट हमेशा वोलाटाइल होना चाहिए, सॉल्यूट वोलाटाइल हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। जब ये सॉल्यूट वोलाटाइल नहीं होगा तो केवल सॉल्वेंट वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और यदि सॉल्यूट यदि वोलाटाइल होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, तो P टोटल इज इक्वल टू क्या होगा P1 प्लस P2। तो इसमें देखो क्या करोगे आप कि जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही वोलाटाइल है, तो दोनों यदि वोलाटाइल है तो इसमें जो टोटल प्रेशर होगा ये सॉल्वेंट के चलते और सॉल्यूट दोनों के चलते ये एक्सर्ट करेगा। तो ये हो गया आपका P total is equal to P1 plus P2, that is P01 X1 plus P02 X2। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि X1 plus X2 is equal to 1 होता है टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो अब कोई भी प्रॉब्लम या तो आप सॉल्वेंट के टर्म में या सॉल्यूट के टर्म में, दोनों ही टर्म में निकाल सकते हो। ये P0 ये हो जाएगा 1 minus X2 is equal to P02 X2। अब यदि हम X2 के टर्म में लेना चाहेंगे ये हो गया P01 माइनस P01 X2 प्लस P02 X2। ये P0 माइनस 1 X2 कॉमन ले लो आप, ये हो जाएगा क्या P1 नॉट इंटू P2 नॉट। तो इसी तरह से किसी भी टर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब कन्वर्जन फैक्टर है। मेन चीज क्या है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। तो ये जो रॉल्स लॉ है, रॉल्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के केस में अब जैसे इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं कि जो है यदि आप ग्राफ इसका ड्रॉ करोगे तो यहां हम लोग ले लेते हैं इस पे, यहां मान लो इस पे लेते हैं हम लोग वेपर प्रेशर और इस पे लेते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन यदि सपोज ये हमारा सॉल्वेंट 1 है तो ये इसका X1 जो है यहाँ क्या है 0 है, और ये X1 बढ़ते बढ़ते 1 हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता। और X2 यदि इस यहाँ पर 0 लेते हैं, यहाँ ये 1 होगा, तो ये क्या होता है, ये होता है P1 इज इक्वल टू P01 X1, और ये इस पे क्या होगा, ये होगा P2 इज इक्वल टू P02 X2।
क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 है ना, तो P इज इक्वल टू P01 इंटू x1। तो ये जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इसका जो है वेपर प्रेशर जो है वो, इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। और यदि हम पूरे सॉल्यूशन का निकालना चाहेंगे, ये हो जाएगा P टोटल इज इक्वल टू P01 x1 प्लस P02 x2। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, रॉल्स लॉ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो इसी में ये आपको सेपरेट समझना है, ये हो गया हमारा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं इसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में दो बात हो सकती है। इसी को देखो, ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, उतना हम लोग बुक किस लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे, केवल सीधा सीधा ये देखो आप कि जैसे हम यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी का लेते हैं, तो यदि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी का इक्वल नहीं है तो ए बी का भी इक्वल नहीं होगा। अब दो बात हो सकती है कि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो या तो सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा या फिर सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग होगा। ये केस 1 है और ये केस 2 है, ये दूसरा केस है। फर्स्ट केस में क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन का वीक है। सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि वीक है तो हम इसको कहते हैं कि ये पॉजिटिव डेविएशन है। क्या है ये पॉजिटिव डेविएशन है। कहां से? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये समझना है, मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, मतलब नीचे है, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्यों? क्योंकि आइडियल के केस में आने के लिए इसको नीचे से ऊपर आना होगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो ऊपर से इसको नीचे आना पड़ेगा इसके बराबर लाने के लिए, तो इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो ये पॉजिटिव डेविएशन है और ये है नेगेटिव डेविएशन। हमेशा एक ही चीज से कोरिलेट करेंगे हम। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन का वीक है, मतलब ये जैसे लाइन लेते हैं ए का और ये बी का, और ये जो ए बी है यदि ये नीचे है, वीक है, तो इसको ऊपर लाना पड़ेगा, ऊपर आएगा ये, इसलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल वगैरह दिए हुए हैं समझाने के लिए, फिर भी बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। तो एक छोटा सा चीज देखना है कि सॉल्वेंट सॉल्यूट से यदि सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो ये पॉजिटिव डेविएशन है। और जब एक चीज समझ में आ गया आपको, तो दूसरा, यदि ये सॉल्यूट सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो नीचे आएगा। ये बात हो रही थी पॉजिटिव डेविएशन की, ये होगा नेगेटिव डेविएशन। ग्राफ में क्या है, यदि आपको पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ चाहिए, पॉजिटिव डेविएशन का, तो इससे ऊपर चला जाएगा। ये कंपेयर तो हम आइडियल के टर्म में ही करेंगे ना, ये ऊपर चला गया, ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया। अब देखो यहां आपको समझना है, पूरा सबको एक बार में नहीं देखना है। पहले हमने आइडियल को लिया, ऊपर कर दिया, तो ये पॉजिटिव डेविएशन है। ये ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। अब हम इसी में इसको नेगेटिव डेविएशन कर देते हैं, मतलब ये नीचे आ गया, ये क्या जाएगा, ये इससे नीचे जा रहा है, ये इसके भी नीचे जाएगा जो आइडियल के रिस्पेक्ट में है, तो रिजल्टेंट जो है वो भी नीचे चला आएगा। सिंपल एज। जब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन समझ में आ गया तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसको कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एजियोट्रॉप? क्योंकि ये सब क्वेश्चन एक एक नंबर का बोर्ड में आता है, जैसे ये 12th क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एजियोट्रॉप का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी सॉल्यूशन को ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं,
दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। या दो कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो गैसियस फेज में वो सेम हो जाता है, मतलब फिर हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉप। मीन्स such type of solution which cannot be separated due to difference in their boiling point is called azeotrope। और या इसको दूसरे लैंग्वेज में कर सकते हैं, और which have a constant vapor pressure in the vapor phase। तो एजियोट्रॉप देखो दो तरीके का होता है, एक कहलाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और एक कहलाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। देखो ये सब काफी इजी टर्म है, रिलेटिव टर्म है, यदि हम इसको रटना चाहेंगे तो आप भूलते हैं बार बार। ये जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, तो जितना भी एग्जाम्पल नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ से होता है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का जो एग्जाम्पल है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। मतलब आपको टर्म को अपोजिटिवली याद रखना है, जैसे नेगेटिव है, जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का क्या मतलब होता है, जैसे हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करते हैं। एक एग्जांपल लो आप, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि वाटर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं, ये एक एटरेंडम मैंने कोई एग्जांपल ले लिया। या वाटर को हम इथेनॉल में मिक्स करते हैं, इथेनॉल में। तो जब हम वाटर को इथेनॉल में मिक्स करेंगे, और जैसे हमने वाटर को सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स किया है, तो इसमें दो चीज हो सकती है, दो कंपोनेंट है, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट है। तो दो में से मिक्स होने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का, वो या तो मिनिमम से थोड़ा कम होगा, दैट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मतलब दो कंपोनेंट है तो किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम और किसी का हाई होगा। तो यदि हाई से हायर हो गया तो उसको कहते हैं हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम क्यों कहते हैं कि दो कंपोनेंट में जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई था और वो जो मिक्सचर बना उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई से हायर होता है। और जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, तो दो में से जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है उससे थोड़ा सा और कम हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो याद रखने का तरीका क्या है, जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है वो होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और उसका एग्जैक्टली ये एग्जांपल है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, इथेनॉल का 188.8 डिग्री सेल्सियस है, तो या 188.5 एग्जैक्ट वैल्यू जो है। और ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा इसका इससे स्लाइटली हायर होता है, 188.7 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो हायर वैल्यू उससे स्लाइटली हायर हो गया। और जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, इथेनॉल का 78 है, और इसमें लो वैल्यू क्या है 78 है, इससे स्लाइटली लेस होगा, जैसे 77.85 डिग्री सेल्सियस। तो जब लो से स्लाइटली लोअर होता है तो इसको हम लोग कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और ये होता है मैक्सिमम बॉइलिंग, ये कहलाता है हमारा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो पॉजिटिव डेविएशन जो एग्जाम्पल जितने का होगा पॉजिटिव डेविएशन का, वो कहलाता है हमारा
मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और जो मैक्सिमम डेविएशन होता है, मतलब जो नेगेटिव डेविएशन है, वो कहलाता है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि जो है हेनरीज लॉ है ना, और फिर डिस्कस करेंगे कि रॉल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो देखो हेनरीज लॉ क्या है। हेनरीज लॉ और इसका एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे स्कूबा डाइवर्स वगैरह होता है, या जो मास डिजॉल्व होता है उसमें एरिएटेड वाटर का। तो देखो हेनरीज लॉ क्या है, तो हेनरीज लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे। एक पहले हेनरीज लॉ क्या है, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि रॉल्स लॉ जो होता है, रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ, रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि हेनरीज लॉ क्या है। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये हेनरीज लॉ क्या कहता है। हेनरीज लॉ ये बताता है कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, मतलब जितना मास किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल का किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, वो डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर हम उस पर अप्लाई करते हैं। सो इट इज मास ऑफ द गैस, और ये डिपेंड करता है किस चीज पे, कि इसमें जितना भी प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल देखो आप, कि जैसे कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ करते हैं, तो कंटेनर जो बॉटल है वो जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा मास हाई प्रेशर पे हम उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। और इसका जो मोर कन्वेंशनल स्टेटमेंट है हेनरीज लॉ का, ये बोलता है कि P is directly proportional to KH into XA. The partial pressure of a gas in the vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. Mole fraction of the gas in the solution. तो इसको आप क्या कह सकते हो, इसको हम लोग कहते हैं P is directly proportional to XA। मतलब ये पहला जो था ये था मास के टर्म में, और दूसरा डेफिनेशन जो है ये हमारा है मोल फ्रैक्शन के टर्म में। तो प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमम प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी का है, जैसे एक्सरसाइज का भी प्रॉब्लम है जो परसेंटेज बेसिस पे है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो इसी फॉर्मूला पे सॉल्व होगा। दूसरा चीज है इसमें कि रॉल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। रॉल्स लॉ जो है हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्यों है, क्योंकि रॉल्स लॉ उसमें ये वोलाटाइल लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है। तो जब दोनों गैस को मतलब इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे, तो रॉल्स लॉ क्या है, पी एज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, और हेनरीज लॉ है पी एज इक्वल टू एक्स ए इंटू के एच। तो इसीलिए जैसे ये एक्स ए सेम है, तो के एच ये जो वाइट टर्म है, और ये रॉल्स लॉ के लिए ये क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलाटाइल सब्सटेंस। वोलाटाइल यदि सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि रॉल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब हम लोग इसमें 3-4 एप्लीकेशन है जो बोर्ड में 1 मार्क का पूछता है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो पहला एप्लीकेशन देखो, इसको समझने की केवल जरूरत है, जैसे स्कूबा डाइविंग्स में होता है। जब सी के नीचे स्कूबा डाइवर्स जाता है, तो वो क्या करता है अपने टैंक में, क्योंकि वाटर के नीचे तो एयर जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसमें टैंक लेके जाता है स्कूबा डाइवर्स, तो उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, और अब उसमें हीलियम गैस को भी 11% डाला जाता है, नाइट्रोजन को कम करके। क्यों ऐसा प्रैक्टिकली प्रॉब्लम होता है कि जब हम नीचे जाते हैं सी के नीचे, तो प्रेशर काफ़ी हाई होता है, और जो हम सांस लेते हैं, जो स्कूबा डाइवर्स सांस लेता है, तो उसमें नाइट्रोजन ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, और जब वो फिर समुद्र से नीचे से ऊपर आता है तो प्रेशर कम होता है, तो अंदर जो ब्लड वेसल्स में नाइट्रोजन जो डिसॉल्व हो गया है तो वो निकलना चाहता है, तो उसको कहते हैं बेंड, BEND बेंड। तो पहला ये इसका एप्लीकेशन है, क्योंकि प्रेशर हाई हुआ
तो वो ब्लड में डिजॉल्व कर जाएगा नाइट्रोजन। दूसरा होता है एक सिस्टम, ये कहलाता है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया एक टर्म है, एनॉक्सिया जो हाई लैटिट्यूड पे होता है, जो ऊपर पहाड़ी के ऊपर या बहुत ऊपर जब हम जो माउंटेन क्लाइंबर होता है तो ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो एयर का प्रेशर कम होते जाता है, एयर में ऑक्सीजन का जो डिजॉल्व क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन है, वो कम होते जाता है। तो ब्रेन को जितना एयर चाहिए उतना, मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन एयर में नहीं होता, तो इसलिए बायोलॉजिकल डिमांड जो है ऑक्सीजन का वो हमें ब्रेन को उतना नहीं मिल पाता, इसलिए आदमी के सोचने की शक्ति कम हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं एनॉक्सिया, है ना। तो ये सब, और तीसरा आपका वो है एरिएटेड वाटर, स्कूबा डाइवर्स, और ये एनॉक्सिया, ये सब इसका एप्लीकेशन है। अब हम लोग इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, वो मैं दूसरे लेक्चर में आप लोग को बताऊंगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और इसमें हम लोग वेन डॉफ फैक्टर को, मतलब पूरा कंसेप्ट जो है इसका सेकेंड क्लास में पूरा डिस्कस कर लेंगे। और फिर ये चूंकि चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से भी इसमें 41 प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज में है, 13 प्रॉब्लम्स जो है वो इन टेक्स्ट में है, 12 या 13 एग्जाम्पल भी सॉल्व किया हुआ है। तो न्यूमेरिकल वाइज ये सबसे बड़ा चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉन्सेप्ट को हम लोग काफ़ी डिटेल में कंसेप्चुअली डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वेन डॉफ फैक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ डिस्कस करेंगे, और फिर एक क्लास में, और यदि ज़रूरत हुई तो 2 क्लास में हम लोग पूरा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको। ये 7 मार्क्स का टॉपिक है। आप अपने फ्रेंड को और सबको सब्सक्राइब जरूर कराओ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और हम लोग पूरा का पूरा कोशिश कर रहे हैं, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा मैक्सिमम कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कराएं, ताकि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आपको मिले। तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, और कमेंट्स जरूर बताना इफ़ यू वांट एनी इम्प्रूवमेंट, या आपको अच्छा लगा, कैसा लग रहा है। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा जितना मैक्सिमम हो सकता है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ, इनपुट कंटेंट जो है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।